संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज की तृतीय अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 3 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए हुए जैन भूगोल का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ये देखिए, ये डिजाइन बनी बढ़िया। क्या बना अब ये? अब इसमें देखेंगे, ये जो हमने 4 ये बनाए हैं, ये गजदंत कहलाते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हाथी के दांत की तरह दिख रहे हैं ना, बड़े बड़े। हाँ, ये सब सुमेरु पर्वत से निकले हुए ये गजदंत नाम के ये पर्वत हैं। ठीक है ना। अब देखो, ये पूरा विभाजन हो गया। इधर जो पोर्शन दिखाई दे रहा है वो एक तो ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक इधर ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है ना। ये कहलाएगा पूर्व विदेह। क्या कहलाएगा ये? और ये कहलाएगा पश्चिम विदेह। पश्चिम डायरेक्शन में पश्चिम विदेह, पूर्व डायरेक्शन में सो पूर्व विदेह। ये शाश्वत कर्म भूमियां, इनमें बड़े बड़े नगरियां बनी होती हैं। यहां पर हम बनाए, मतलब ऐसे ये समझ लो, ऐसे पोर्शन अब हम यहाँ बनाए दे रहे हैं। जितने बन जाए गिनती मत करना, जितनी जगह है उतनी बनाए दे रहा हूं मैं, है ना। ऐसे करके ये पोर्शन बना दिए। ये 8 इधर बनाएंगे नगरियां, 8 बड़े बड़े नगर। और ये नगर नहीं है, जैसा एक ये भरत क्षेत्र है ना, वैसा ये बड़े बड़े क्षेत्र हैं 8, ऐसा जानना आप, है ना। क्या समझ में आया? जैसा एक भरत क्षेत्र है, ये उतने बड़े बड़े, उससे भी ज्यादा बड़े बड़े ये एक एक क्षेत्र हैं। तो 8 इधर हो गए, 8 ऊपर हो गए। समझ आ गया? और 8 ही इधर हो गए, 8 ही इधर हो गए। ये कहलाते हैं 32 विदेह क्षेत्र। नाम सुना है ना, 32 विदेह। इन विदेह क्षेत्रों में हमेशा कर्म भूमि ही का ही वातावरण रहता है, इसीलिए इनको विदेह क्षेत्र कहा जाता है। विदेह माने जहां पर देह से मुक्त होने का हमेशा उपक्रम चलता रहता है ना। देह से विमुक्त होने का जहां पर हमेशा उपाय बना रहता है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम है विदेह क्षेत्र। यहां पर रहने वाले लोग कभी भी अपनी साधना से केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और इन क्षेत्रों में तीर्थंकर भी अवश्य रहते हैं। सभी क्षेत्रों में रहें जरूरी नहीं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में तीर्थंकर भी अवश्य मिलेंगे। और कम से कम जब इसके 4 पोर्शन बन गए, 1 2 3 4, तो इधर भी 8 हैं, है ना। 8 क्षेत्र नीचे, 8 ऊपर हैं। तो इन 8 में से कम एक जगह पर एक तीर्थंकर जरूर होंगे। यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। ऐसा भी मान लेना। समझ में आ गया? ये इसलिए इस क्षेत्र का नाम विदेह क्षेत्र है। प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक पर्वत, इसका भी अपना एक सार्थक नाम है। भरत क्षेत्र है, आपको बताया था कि भरत नाम के क्षत्रिय राजा जो सबसे पहले होते हैं, उनके कारण से इसका नाम भरत क्षेत्र पड़ता है ना। दूसरा, जो ये भरत के बाद में हैमवत क्षेत्र आता है ना। ये हैमवत क्षेत्र, ये भी अपने आप में जो हिमवान पर्वत है उसके निकट दोनों ओर से घिरा होने के कारण से हैमवत क्षेत्र होता है।
ये हरि माने होता है सिंह के समान शुक्ल वर्ण का, ये क्षेत्र यहां पर रहने वाले लोगों का रंग होता है, इसलिए इसको हरि क्षेत्र कहा जाता है। ये विदेह हो गया और ये हो गया रम्यक, जहां पर है ना भोग भूमि है, रमणीय स्थान है, इसका नाम रम्यक है। और ये यहां पर भी जो है अच्छे हिरण्य के समान माने स्वर्ण के समान रंग वाले यहां पर भी लोग रहते हैं, इसलिए इसका नाम हिरण्यवत है। और ये ऐरावत, जैसे भरत क्षेत्र का राजा होता है चक्रवर्ती, उसी तरीके से यहाँ के भी चक्रवर्ती का नाम ऐरावत होएगा, तो उसके नाम से ऐरावत क्षेत्र होएगा, है ना। इसी तरह से पर्वतों के विषय में भी हिमवन माने हिम से घिरा हुआ है, ये छोटा हिमवन कहलाता है, बड़ा हिमवन हिमवान महाहिमवान, है ना। यहाँ पे छोटा है, ये बड़ा है, यहाँ कम बर्फ होगी या ज़्यादा होगी, ठीक है ना। हिमवन महाहिमवन। निषद, निषद का मतलब होता है जहाँ पर आकर के देव देवियाँ क्रीड़ा करें, उसका नाम है निषद पर्वत। नील पर्वत, ये बिल्कुल जैसे मयूर का कंठ होता है नील वर्ण का, ऐसे रंग का होता है, इसलिए इसका नाम है नील पर्वत, है ना। रुक्मी पर्वत, ये चांदी की तरह होता है सफ़ेद, इसलिए इसका नाम है रुक्मी पर्वत। और इस पर बहुत सारे शिखर बने होते हैं, कूट बने होते हैं, इसलिए इसका नाम है शिखरी पर्वत। ऐसा भी प्रत्येक पर्वत और प्रत्येक क्षेत्र के बारे में नाम के अनुसार उनकी छोटी छोटी निरुक्ति के अर्थ से जानकारी लिए रहना, ठीक है ना। अब यहाँ हमने विदेह क्षेत्रों में कर्म भूमि तो बता दी, अब यहाँ भोग भूमि कहाँ है, समझ आ रहा है ना। अब ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये और ये, यही भोग भूमि का क्षेत्र है ना। जो दक्षिण दिशा में है उसको कहते हैं देवकुरु, क्या बोलेंगे, देवकुरु। और जो उत्तर दिशा में है उसको बोलेंगे उत्तर कुरु, ठीक है। इसी में ये और समझ लो कि ये जो उत्तर कुरु क्षेत्र है, इसके इस पॉइंट पर इधर इस दिशा में यहां होता है जम्बू वृक्ष, जिसके नाम पर इस द्वीप का नाम पड़ता है जम्बू द्वीप, ठीक है ना। ये जम्बू वृक्ष होता है और इधर जो है इस दिशा में होता है शालमली वृक्ष। ये भी चैत्य वृक्ष होते हैं, इनका भी विस्तार बहुत बड़ा बड़ा होता है और इनके परिवार वृक्ष होते हैं और इनकी भी जो है सभी अकृत्रिम रचनाएं हैं और यहां पर भी सब देवों का रहना होता है। आया समझ में। अब हम आपको कल जो चीज बताई थी लोगों की समझ नहीं आई, थोड़ा सा इसी भरत क्षेत्र को और जो है ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं। ये दिख रहा है आपको अभी भरत क्षेत्र, ये बड़ा है ना, ये थोड़ा सा बड़ा बना है। कल आपसे कह रहा था ये धनुषाकार भरत क्षेत्र बनाओ, क्यों दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसके नीचे फिर ये रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये भरत क्षेत्र हो गया। अब इसके बीच में एक लाइन डालने को बोला था, ये वाली लाइन, बीच की लाइन, ठीक है ना। ये है विजयार्ध पर्वत। कौन सा पर्वत, विजयार्ध पर्वत है, ठीक है ना। ये है गंगा नदी, ये है सिंधु नदी। इस विजयार्ध पर्वत और ये गंगा और सिंधु नदी के कारण से इस भरत क्षेत्र के 6 खंड हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 पोर्शन हो गए। ये कहलाता है पूरा 60 खंड। 6 खंडों का राजा जो चक्रवर्ती होता है वो ये 6 खंड है। इनमें ये रहता है आर्यखंड। ये क्या है, आर्यखंड, जो आपको बता रहा था। तो अब बाकी के ये बचे 5 मिलेच्छ खंड होते हैं, 1 आर्यखंड होता है। इसी में यहां पर इस मिलेच्छ खंड के यहां बीचों बीच में इधर जो है वृषभाचल पर्वत होता है। इस वृषभाचल पर्वत पर ही चक्रवर्ती जो है, ये विजयार्ध पर्वत होता है, इसमें बड़ी बड़ी गुफाएं होती हैं, बहुत अंधकार होता है, बड़े बड़े कपाट होते हैं। ये केवल चक्रवर्ती ही खोल पाता है और उसमें मतलब कि खोलने के बाद उसमें इतना धुआं निकलता है कि उसे 6 महीने बैठ के वहां इंतजार करना पड़ता है, इतनी वहां से मतलब हवा निकलती है। तो उसके बाद में ये विजयार्ध पर्वत को क्रॉस करके इन मिलेच्छ खंडों में पहुंचता है। तो यहां पर जो है उसकी चक्रवर्ती की विजय इस विजयार्ध पर्वत को पार करने पर माने आधी विजय उसने कर ली, इसलिए इस पर्वत का सार्थक नाम क्या है, विजय अर्ध, माने आधी विजय हो गई चक्रवर्ती की, इसलिए इस पर्वत का नाम है विजयार्ध।
और नाम लिखता है वो जिस पर्वत पर, उसका नाम होता है वृषभाचल पर्वत। वो ये बना हुआ होता है जिस पर वो चक्रवर्ती, हर चक्रवर्ती है ना, अब शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ भी चक्रवर्ती हुए, वो सब इसी तरीके से सब क्षेत्रों की विजय करके इसी पर्वत पर पहुंच के अपना नाम लिखते हैं। आया समझ में? तो इस तरह से ये जम्बू द्वीप, ये भरत क्षेत्र है ना। अब ये जम्बू द्वीप जो था, ये अब आपके सामने जब 2.5 द्वीप का नक्शा आएगा तो ये जम्बू द्वीप इतना सा रह गया अभी ये, ठीक है ना। अब इस जम्बू द्वीप के दूने विस्तार को लिए हुए ये जो डॉट 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 दिख रहा है नीले नीले, ये सब क्या है, लवण समुद्र हो गया। फिर उसके अराउंड में लाइन खींची हुई है, ये हो गया धातकी खंड द्वीप। फिर उसके बाहर कालोदधी समुद्र, और उसके बाहर ये पुष्करार्ध द्वीप हो गया। ये 2.5 द्वीप होते हैं, ठीक है ना। अब जम्बू द्वीप जब ये है तो ये सुमेरु पर्वत हो गया। जैसे यहां एक सुमेरु पर्वत होता है, वैसे ही जब आप इस धातकी खंड द्वीप में आएंगे तो यहां पर भी एक ऐसा सुमेरु पर्वत है और इधर भी एक ऐसा सुमेरु पर्वत है। एक छोटा मोटा मोटा आइडिया है ना, सुनते रहते हो ना, 5 मेरु होते हैं। फिर जब इधर आप पुष्करार द्वीप में आओगे तो एक मेरु यहां है और एक मेरु यहां है, ठीक है ना, हो गए ना 5 मेरु। इस एक मेरु के चारों ओर जैसी व्यवस्था है ना, वैसी व्यवस्था इन सभी मेरु पर्वतों के चारों ओर है। सुन रहे हैं? इसलिए जब एक मेरु में एक भरत है, एक ऐरावत है, तो जब ये मेरु में देखेंगे तो इसमें भी यहां एक भरत होगा, यहां एक ऐरावत होगा, यहां भरत होगा, यहां ऐरावत होगा। जब इस पर आएंगे तो यहां भी भरत होगा, एक यहां भी ऐरावत होगा। इस तरीके से कितने भरत हो गए? 5 मेरु के 5 भरत हो गए और 5 ही ऐरावत हो गए, ठीक है ना। तो 5 भरत क्षेत्र होते हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र होते हैं 2.5 द्वीप में। मतलब कि 2.5 द्वीप में 10 कर्म भूमियां ये हो गई गिनती की। समझ में आया? फिर जब हमने कर्म भूमियों की बात की तो ये शाश्वत कर्म भूमियां ये भी हैं। एक विधेय के, एक मेरु पर्वत के साथ कितनी कर्म भूमियां हैं? 32, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इधर भी इस मेरु के साथ भी 32 होंगी, इसके साथ होंगी, इसके साथ होंगी, इसके साथ होंगी। 32 में आपको 5 से गुणा करना है। कितने हो गए? 160। तो ये 160 कर्म भूमियां होती हैं। और 5 भरत और 5 ऐरावत की कर्म भूमियां और मिला लें तो कितनी हो गई? 170, 170 ये कर्म भूमियां टोटल हो जाती हैं, जहां पर तीर्थंकर हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं। और एक साथ भी ये तीर्थंकरों का अवस्थान आदित्यनाथ भगवान के समय पर रहा है, जो आपको पहले बताया गया, ठीक है ना। इतनी जानकारी के साथ में अब आप 2.5 द्वीप में बताए जाने वाले जो 458 जिनालय थे, जिनकी चर्चा हमने कल की थी, अब आप थोड़ा सा देखेंगे इस मैप के हिसाब से तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। अब हमें बताओ वो गिनती। कल आपको बताया था, सबसे पहले वक्षार पर्वतों का उल्लेख किया था, है ना। एक चीज और बता देता हूं, ये वक्षार पर्वत कहां है? ये जो कर्म भूमियां हैं विदेश क्षेत्र की, जो 8 नगरियों का विभाजन हो रहा है, उनमें जैसे देखो एक पूरे जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं, तो 7 क्षेत्रों के विभाजन के लिए 7 अपने 6 पोर्शन चाहिए पड़े, 6 पर्वत चाहिए पड़े, ठीक है ना। इधर 8 चीजों के विभाजन के लिए 4 तो वक्षार पर्वत होते हैं और 3 विभंग नदियां होती हैं, तो 7 चीजों से 8 पोर्शन बन जाएंगे। ये ध्यान रखो। इसमें क्या है, 4 तो वक्षार पर्वत हैं यहां, और एक एक पर्वत पर एक एक जिनालय बने हुए होंगे, और 3 बीच में विभंग नाम की नदियां होती, विभंग नदियां बोलते हैं। तो इस तरीके से इधर है और वैसे ही इधर है, ठीक है ना। तो वक्षार पर्वत कितने हो गए? 4 यहां हो गए, 4 यहां हो गए, 4 यहां हो गए, 4 यहां हो गए। वक्षार पर्वत एक मेरु संबंधी 16 हो गए, तो 5 मेरु संबंधी 80 हो गए, ठीक है। फिर आपसे कहा था 20 और जोड़ लेना, उसमें क्या जोड़ना? ये है गजदंत पर्वत। ये जो गजदंत पर्वत है ना, इन पे भी एक एक जिनालय होते हैं,
बहुत सारे कूट बने होते हैं, उन कूटों में जो सिद्धायतन कूट होता है उस पर एक जिनालय होता है। तो ये 4 पर्वत हैं, 4 दिश, ठीक है ना। इन 4 पर्वतों पर एक एक जिनालय इन पर होता है, देख रहे हैं ना गजदंत। तो एक मेरु संबंधी ये 4 गजदंत हो गए, तो 5 मेरु संबंधी 20 गजदंत हो गए, ठीक है ना। नोट करते जाना, बार बार नहीं बताऊंगा। 80 वक्षार पर्वत, 20 गजदंत पर्वत, ये 100 हो गए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ो। उसके बाद में आपको बताया था रुचक वर पर्वत। अब वो पर्वत तो 2.5 द्वीप के बाहर जो 13वें नंबर का पर्वत है उसका नाम है रुचक वर पर्वत, ठीक है ना। तो उस रुचक वर पर्वत पर भी 4 जिनालय 4 दिशाओं में होते हैं, तो वो नोट कर लो, वो वहां हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में कुंडलवर पर्वत। जब आप उस 13वें द्वीप से वापस लौटोगे, आओगे कि नहीं वापस, जम्बू द्वीप में नहीं आओगे, जब वापस आओगे तो बीच में 11वें नंबर का द्वीप पड़ेगा जिसका नाम है कुंडलवर द्वीप। तो उस पर भी 4 जिनालय होते हैं 4 दिशाओं में, तो उसके 4 काउंट करो, ठीक है। फिर मानसोत्तर पर्वत, ये जो 2.5 द्वीप का विभाजन करने वाला, जहां से 2.5 द्वीप रह गया, यहां पर एक पर्वत होता है, यही जो है 2.5 द्वीप इधर और बाकी के सब द्वीप समुद्र अलग, है ना। तो ये एक मानसोत्तर पर्वत, ये भी एक गोलाकार होता है जो 2.5 द्वीप को विभाजित करने वाला होता है। तो उसके ऊपर भी 4 दिशाओं में 4 जिनालय हो गए। कितने हो गए? 4 दिशाओं के 4 जिनालय, 4 ही हो गए ना अभी तो, है ना, ऐसा। फिर आगे कुलाचल पर्वत। कुलाचल पर्वत ये कहलाते हैं जो आपको बताया गया ना, 1 2 3 4 5 6, ये जो हैं इन्हीं का नाम है कुलाचल पर्वत। तो ये कुलाचल पर्वत कितने हैं? 6 हैं। इन पे भी एक एक जिनालय बने हुए हैं सभी कुलाचल पर्वतों पर, ठीक है ना। अब ये सभी कुलाचल पर्वत एक यहां पर हैं, मतलब एक एक पर एक एक जिनालय बने हुए हैं। तो एक जम्बू द्वीप में एक मेरु संबंधी कितने हैं? ये 6 हैं। तो 5 संबंधी कितने हो जाएंगे? 30 हो गए ना। तो ये कुलाचल पर्वत हो गए, ठीक है ना। फिर आगे ईश्वाकार पर्वत, ये कहां होते हैं बताओ, कहां होते हैं? ये होते हैं धातकी खंड द्वीप में, है ना। जहां पर इन द्वीपों के अंदर जो धातकी खंड द्वीप है उसका विभाजन करने वाले, है ना, ये ईश्वाकार पर्वतों के माध्यम से ये धातकी खंड द्वीप का विभाजन होगा, ऊपर की ओर और नीचे की ओर ये जो पर्वत होंगे उसके माध्यम से इसका विभाजन होता है ना। तो ये ईश्वाकार पर्वत भी 4 होंगे, धातकी खंड द्वीप के में भी और इधर पुष्करार द्वीप में भी इसके विभाजन करने वाले पर्वत हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये 4 हो गए। फिर देवगुरु उत्तर गुरु, तो यही हो गया, ये देवगुरु हो गया, ये उत्तर गुरु हो गया। इसमें भी जो ये वृक्ष हैं इन्हीं को अलग से एक एक जिनालय के रूप में कहा होगा, है ना। तो ये 5 दूनी 10 ये हो जाएंगे, है? और उसके अलावा जो नंदीश्वर द्वीप है 8वां द्वीप, वो हो गया कितने? 52 जिनालय और 5 मेरु संबंधी, एक एक मेरु पर 16 जिनालय होते हैं। तो 16 पंजे 80 ये हो गया, है ना। मेरु कैसे बताएं यहां, ऐसे ही समझ लो अब, ठीक है ना। एक मेरु पर जो विस्तार है एक मेरु का भी, वो भी 1 लाख योजन ऊंचाई का है, ठीक है। तो उसमें 4 उसके पोर्शन है, 4 वन हैं। पहला कहलाता है भद्रशाल वन। पहला क्या है? ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि जम्बू द्वीप के प्रत्येक क्षेत्र और पर्वत का नाम सार्थक है। भरत क्षेत्र चक्रवर्ती राजा भरत के नाम पर है। हेमवत क्षेत्र हिमवान पर्वत के निकट दोनों ओर से घिरा है। हरित क्षेत्र सिंह के समान शुक्ल वर्ण है और यहाँ के लोगों का रंग भी शुक्ल होता है। विदेश क्षेत्र में शाश्वत कर्म भूमि है और देह से मुक्त होने का उपक्रम हमेशा चलता रहता है।
रम्य क्षेत्र एक रमणीय स्थान है। हैरण्यवत क्षेत्र में अच्छे हैरण्य यानी स्वर्ण के समान रंग वाले लोग रहते हैं। ऐरावत क्षेत्र चक्रवर्ती राजा ऐरावत के नाम पर है। पर्वतों में हिमवन हिम से घिरा हुआ है। महाहिमवन पर ज्यादा बर्फ होती है। निषद पर आकर देव देवियां क्रीड़ा करते हैं। नील मयूर के कंठ के समान नील वर्ण का होता है। रुक्मी चांद की तरह सफेद होता है। शिखरी पर बहुत सारे शिखर और कूट बने होते हैं। विदेश क्षेत्रों में दक्षिण दिशा में देवकुरु और उत्तर में उत्तर कुरु भोग भूमि है। उत्तर कुरु क्षेत्र के राइट में जम्बू वृक्ष होता है और देवकुरु के लेफ्ट में शालमली चैत्य वृक्ष। जम्बू द्वीप का नाम जम्बू वृक्ष के नाम पर है। धनुषाकार भरत क्षेत्र के बीच में विजयात पर्वत एक लाइन जैसा है। उत्तर दक्षिण में गंगा और सिंधु नदियां इस क्षेत्र को 6 खंडों में विभाजित करती है। 3 विजयात पर्वत से ऊपर, 3 नीचे। नीचे का बीच वाला खंड आर्य खंड है। शेष 5 मिलिच्छ खंड है। विजयात पर्वत की बड़ी बड़ी गुफाएं और कपाटों को केवल चक्रवर्ती खोल पाते हैं और वह भी 6 महीने वहीं बैठकर धुएं आदि शांत होने का इंतजार करते हैं। इसके साथ ही उसकी आधी विजय हो जाती है। अतः विजय प्लस अर्थ नाम सार्थक है। आर्य खंड के ऊपर मिलिच्छ खंडों के बीचों बीच में वृषभाचल पर्वत, जहाँ 6 खंडों का विजेता चक्रवर्ती अपना नाम लिखता है। ढाई द्वीप में जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड द्वीप, कालोदरी समुद्र और पुष्करार द्वीप आदि आते हैं। इसमें कुल 5 मेरु पर्वत एक लाइन में है। जम्बू द्वीप के सेंटर में सुमेरु, एक धातकी खंड और पुष्करार द्वीप में लेफ्ट और राइट में। इन 5 मेरुओं के चारों ओर सुमेरु जैसी ही व्यवस्था है। अतः यह 5 भरत और 5 ऐरावत की 10 कर्म भूमियां है। 32 गुना 5 160 विदेश क्षेत्र की कर्म भूमियां हैं। कुल 170 कर्म भूमियां हैं। इन सभी कर्म भूमियों में तीर्थंकर अजितनाथ के समय पर तीर्थंकर विद्यमान थे। हमने मध्य लोक के अकृत्रिम जनालयों को भी नक्शे से जाना। विदेश क्षेत्र की 8 नगरियों का विभाजन 4 वक्षार पर्वत और 3 विभंग नदियों से होता है। अतः 32 नगरी के 16 वक्षार पर्वत और 5 मेरु संबंधी 80 पर्वत। अतः कुल 80 वक्षार पर्वत संबंधी जिनालय। प्रत्येक गजदंत के सिद्धायतन कूट पर स्थित एक जिनालय होता है। 1 मेरु संबंधी 4 गजदंत तो 5 मेरु संबंधी 20 गजदंत। अतः 20 गजदंत जिनालय। 13वें नंबर के रुचकपर पर्वत के 4 दिशाओं में 4 जिनालय। 11वें नंबर के कुंडलवर द्वीप के 4 दिशाओं में 4 जिनालय। मानसोत्तर पर्वत 2.5 द्वीप और बाकी के सभी द्वीप समुद्रों को विभाजन करता है। उसके ऊपर 4 दिशाओं में 4 जिनालय। 1 मेरु संबंधी 6 कुलाचल पर्वतों पर एक जिनालय। अतः 5 मेरु संबंधी 30 जिनालय। ईश्वाकार पर्वतों के माध्यम से धातकी खंड द्वीप का विभाजन होता है। 4 ईश्वाकार पर्वतों के 4 जिनालय। 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु में वृक्षों के 10 जिनालय। 8वें नंदीश्वर द्वीप में स्थित 52 जिनालय हैं। 5 मेरु संबंधी 80 जिनालय। इस तरह कुल 458 जिनालय होते हैं। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई
ऋणाणं सौख्यमनन्तं धैर्य सासदमोक्षपदं पावै सासदमोक्षपदं पावै। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से कौन सा नाम विदेश क्षेत्र की भूख भूमि का है? पूर्व कुरु, पश्चिम कुरु, उत्तर कुरु, दक्षिण कुरु। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन न कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।